एक बार फिर अरब की रेगिस्तानी धरती झुलस रही है। कुदरत ने इसे मरुस्थल और वीरान पहले ही बनाया था। अब रॉकेट और मिसाइलें यहाँ खून से अपनी प्यास बुझा रही हैं। विवाद ज़मीन का है, लेकिन ये भी सच है कि इसे मजहबी चश्मे से देखा जाता है। इजराइल में यहूदी तो अरब देशों में सुन्नी मुसलमान है। दोस्तों, मैं अरुणेश आर्य आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सब अंग्रेज़ों का किया धरा है। जहां आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद देख रहे हो, वो मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में आता है। ये एशिया के बाद का हिस्सा है। यहाँ 95% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। नक्शे में अगर जो हम इसे सीधे सीधे देखें तो भारत से पाकिस्तान, ईरान होते हुए हम इजराइल तक पहुंच सकते हैं। 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाया गया। हालांकि यहाँ पहले भी यहूदी रहा करते थे। ये विवाद वास्तव में अंग्रेज़ों की देन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटा गया था, इजराइल और फिलिस्तीन के नाम से। इसके एक साल पहले भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ भी अंग्रेज़ कश्मीरी समस्या छोड़ गए थे। देखा जाए तो मैं इजराइल, फिलिस्तीन और लंदन के कारण इसे IPL नाम देना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहें या उससे पहले की बात करें तो अंग्रेज़ जहाँ भी जाते थे अपनी सल्तनत कायम कर लेते थे। कुछ ऐसे बंटवारे कर देते थे कि वहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे। यहाँ भी ऐसा ही है, इसलिए हम इसे IPL कह सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन बनाने का फैसला लंदन में हुआ। इंडिया, पाकिस्तान भी लंदन की देन है, यानी यहाँ भी IPL ही हो रहा है। UNO की आड़ में अपने हित साधने के लिए ब्रिटिश एम्पायर गुलाम देशों को आज़ाद तो करता, लेकिन इसके बीच विवाद का एक बीज भी बो जाता। फिर उसकी औट में इन्हीं देशों को ब्रिटेन और अमेरिका हथियार भी बेचते रहे। कुछ दिनों बाद ये विवाद संयुक्त राष्ट्र संगठन पहुंच जाते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के साथ और भारत और पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे को लेकर सेम यही बातें हुई हैं। सच्चाई ये है कि UNO कभी किसी मसले का हल नहीं खोज सका। यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा बेल्फोर डिक्लेरेशन की, जिसे अंग्रेज़ ही लेकर आए थे। इसके तहत फिलिस्तीन को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल ज़मीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलेम को 8% ज़मीन देकर इसे UNO का हिस्सा बना दिया गया। यानी इस पर ना तो फिलिस्तीन का हक था और ना इजराइल का हक था। अरब देश इससे नाराज़ हो गए। इजराइल बना ही था कि युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और उसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज भी ये सिलसिला लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। इजराइल बनते ही उस पर 6 अरब देशों ने हमला बोला। इजराइलियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, वो ये जंग जीत गए। यरूशलेम को लेकर विवाद लगातार बना रहा। यरूशलेम को लेकर विवाद क्यों है, इसको आपको समझना होगा। यह शहर यरूशलेम जो है, यह शहर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है। ईसाई, मुसलमान और यहूदी, इन तीनों धर्मों संबंधित है यरूशलेम, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम ही बैथलेहम है, क्योंकि यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, बैथलेहम में। जबकि यहूदी मानते हैं कि जो उनके संस्थापक हैं मूसा, वो भी यहीं से संबंधित थे और उनके द्वारा धर्म की शुरुआत भी, यहूदी धर्म की शुरुआत भी यहीं की गई थी। और मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल अक्सा यहीं पर स्थित है। यानी मुस्लिम जो है पूरे वर्ल्ड में मक्का मदीना को सबसे पवित्र मानते हैं और तीसरे नंबर पर अल अक्सा मस्जिद को रखते हैं, क्योंकि ये विश्व की
दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। अब जो है 48% से महज 12% ज़मीन पर फ़िलिस्तीन रह गया है। 1948 के पहले 100% हिस्से पर फ़िलिस्तीन था। 14 मई 1948 को इज़राइल बना और फ़िलिस्तीनियों के 500 मकानों को तोड़वा दिया जाए, क्योंकि इस ज़मीन का मालिकाना हक 150 साल से यहूदियों के पास है। शेख जर्रा से कुछ दूरी पर ही अल एक्सा मस्जिद है। 13 अप्रैल को यहाँ नमाज के बाद इजरायली पुलिस और मुसलमानों में संघर्ष हुआ। मुस्लिम मस्जिद के अंदर घुस गई, पुलिस मस्जिद के अंदर घुस गई। देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव है। अल एक्सा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कई देशों ने किया। भारत ने भी कहा कि यथास्थिति बनाकर रखनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वहाँ हमारा शासन है, लिहाजा इजराइल कार्रवाई बंद करे। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, उसमें 14% यानी लगभग 15 लाख अरब मुस्लिम या हम बोल सकते हैं फ़िलिस्तीनी भी शामिल हैं। अल एक्सा के अपमान से वो भी नाराज़ हो गए। इजराइल में यहूदियों और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। बाहर से हमास हमले कर रहा था। नेतन्याहू की सरकार भी अल्पमत में है, यानी नेतन्याहू सरकार के लिए 3 तरफ से मुसीबत आई पड़ी है। फिलिस्तीन में अब 2 हिस्से हो गए हैं, 1948, 1956, 1967, 1976 और 1982 में बहुत से युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे झड़पें हुए हैं। इजराइल को भारी पड़ना ही था, क्योंकि वो इन सब पर भारी है। हर बार फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता चला गया। अब फ़िलिस्तीन कहता है कि हमको 1948 में मिला 44% हिस्सा वापस दे दो, लेकिन इजराइल भला ऐसा क्यों करेगा, सोचने वाली बात है। उसने जंग से ये ज़मीन हासिल की और एक बात, फ़िलिस्तीन इतनी भी ज़मीन नहीं संभाल सका, उसके 2 हिस्से हो गए, यानी प्रेजेंट के फ़िलिस्तीन के भी 2 हिस्से हो गए। पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं और गाज़ा पट्टी पर हमास नामक, आपको पता ही है, आतंकवादी संगठन का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं। 2014 की जंग में भी इजराइल ने गाज़ा पट्टी को तबाह कर दिया था और अब 7 साल के बाद गाज़ा पट्टी उसी हालत में पहुंच गई है। देखा जाए तो हमास को ईरान का समर्थन है। रॉकेट गाज़ा पट्टी से दागे जाते हैं और ये हमास के कब्जे वाला हिस्सा है, इसे ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक रोचक बात यह है कि ईरान शिया बहुल देश है, जबकि अरब, फ़िलिस्तीन या हमास ये सभी सुन्नी बहुल इलाके हैं। हमास के पास बहुत छोटे रॉकेट्स हैं, इन्हें कासिम नाम दिया गया है। एक रॉकेट की कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच है। हमास ने अब इसकी रेंज भी बढ़ा ली है। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं। ईरान से ये रॉकेट मिस्र और फिर गाज़ा भेजे जाते हैं। देखा जाए तो इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो हमास के 92% रॉकेट रास्ते में ही मार गिराता है। दूसरी तरफ जब इजराइल हवाई हमले करता है तो फ़िलिस्तीन भी भारी जान माल का नुकसान होता है। इसकी एक वजह यह है कि फ़िलिस्तीन के पास कोई बचाव योजना नहीं है। फ़िलिस्तीन के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। यह इलाका भी बहुत छोटा है और बहुत घनी आबादी वाला है। इजराइल क्यों मजबूत है? हर मामले में सेल्फ डिपेंडेंट है। दुनिया के सबसे घातक हथियार उसके पास मौजूद हैं। वो एटमी ताकत देश है, हालांकि अघोषित एटमी ताकत देश है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हर देश उसके दोस्त देश हैं। देखा जाए तो इजराइल ने ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट की शुरुआत की हुई है। ये माना जाता है कि इजराइल अब ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट पर लगातार काम कर रहा है। इसके ज़रिए वो इजिप्ट,
सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान और फिर सीरिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। इन्हीं 6 देशों ने मिलकर 1967 में उस पर हमला किया था और मुंह की खाई थी। एक हकीकत ये भी है कि अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर तो बोलते हैं, लेकिन चीन में शिनजियांग प्रांत में जो मुसलमानों की एक प्रजाति, उइगर नाम की प्रजाति समाप्त होती जा रही है, उस पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी एक वजह है कि वो ये चाहते हैं कि अरब हो या दूसरे मुसलमान देश हो, हर किसी के अपने हित हैं। 57 मुस्लिम देशों में से एक भी ऐसा नहीं है जो हमास तो छोड़िए फिलिस्तीन की भी खुलकर मदद नहीं कर पाता। रहा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलना चाहता। कुल मिलाकर इस मसले का हल निकट भविष्य में नहीं दिखाई देता। इजराइल और फिलिस्तीन या हमास ऐसे ही टकराते रहेंगे, जान और माल का नुकसान लगातार होता रहेगा और दुनिया लगातार इसका तमाशा देखते रहेगी। शायद ही इसका कभी हल निकल पाएगा।